नाज़रीन, 5 अप्रैल की रात रावलपिंडी में पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने ऑफिस में हैं। उनके सामने 3 फोन पड़े हैं। एक पे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हैं, दूसरे पे अमेरिकन स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ हैं और तीसरे पे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऑल नाइट लॉन्ग यानी पूरी रात इन तीनों से बात की। पूरी रात। एक तरफ अमेरिका, दूसरी जानिब ईरान, बीच में पाकिस्तान। सवाल यह है कि ये इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? ट्रंप की डेडलाइन नाज़रीन कल खत्म हो रही है। मंगल को वो बिजली घर उड़ाने वाला है, पुल गिराने वाला है और ईरान अभी भी नहीं मान रहा। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आधी रात को दुनिया की 2 सबसे ताकतवर कुव्वतों के दरमियान सुलह की कोशिश करवा रहे हैं। ये कहानी उस रात की है, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए नाज़रीन पहले 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा आपको मेरे साथ, क्योंकि जो कुछ 3 अप्रैल को हुआ वो सिर्फ पायलट रेस्क्यू मिशन नहीं था, वो कुछ और था। और आज ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने वो राज खोल दिया है और इस राज से मजीद पर्दा उठने जा रहा है इस वीडियो में। नाज़रीन, 6 अप्रैल की आज सुबह ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बकई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं, द एरिया वेयर द अमेरिकन पायलट वाज क्लेम्ड टू बी प्रेजेंट इन कोगिलियो एंड बोयर अहमद प्रोविंस इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम द एरिया वेयर दे अटेम्प्टेड टू लैंड देयर फोर्सेस इन सेंट्रल ईरान। ट्रांसलेशन इसकी ये है कि जिस जगह अमेरिकन पायलट के होने का दावा किया गया था, जिस सूबे में, वो जगह उस जगह से बहुत दूर है जहां उन्होंने अपनी फोर्सेस उतारने की कोशिश की थी सेंट्रल ईरान के अंदर। मतलब पायलट एक जगह था, अमेरिकन फोर्सेस दूसरी जगह थी। ये दोनों जगह एक नहीं है। फिर बकई ने क्या कहा? वो कहते हैं, द पॉसिबिलिटी दैट दिस वाज अ डिसेप्शन ऑपरेशन टू स्टील एनरिच्ड यूरेनियम शुड नॉट बी इग्नोर्ड एट ऑल। यानी ये मुमकिन है कि ये एक ऐसा ऑपरेशन हो जो धोखा देने के लिए दिया गया, जिसका मकसद क्या था? अफजूदा यूरेनियम चोरी करना। और इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि इन्होंने ये पूरा एक ऑपरेशन फैब्रिकेट किया। और मतलब ईरान कह रहा है कि पायलट रेस्क्यू एक बहाना था, असली मकसद यूरेनियम चुराना था। बकई ने नाज़रीन और क्या कहा? वो कहते हैं, द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन वाज नथिंग मोर देन अ सेकंड तबस। ये तबस क्या है? 1980 में अमेरिका ने ईरान में एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसका नाम था ऑपरेशन ईगल क्लॉ, यानी उकाब का पंजा। मकसद था वो 53 अमेरिकन यरगमाली जो ईरान में फंसे हुए थे उनको ईरान से निकालना। लेकिन वो ऑपरेशन तबाही का शिकार हुआ था। रेत के तूफान में अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो गए थे, 8 अमरीकी फौजी भी मारे गए थे। वो ऑपरेशन जो है वो तबस शहर के करीब हुआ था, इसलिए तबस का नाम मिल गया उसको। ईरान कह रहा है कि 3 और 4 अप्रैल का जो ऑपरेशन है ये दूसरा तबस साबित हुआ है। अब जरा समझिए, ईरान यूरेनियम की बात क्यों कर रहा है और इस्फहान का इसमें क्या कनेक्शन है? पहले ज़रा यूरेनियम को समझिए। यूरेनियम क्या है? बता चुका हूँ, एक धात है, मेटल है। ये ज़मीन के अंदर से निकलता है। इस धात को अगर एक ख़ास तरीके से प्रोसेस किया जाए तो इससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है, लेकिन ये प्रोसेस आसान नहीं होता। इसे कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं एनरिचमेंट, अफजूदगी। एनरिचमेंट यानी यूरेनियम को बार बार साफ करना ताकि उसमें से एक खास चीज निकले जिसको U-235 कहते हैं, यानी U-235। जितना ज्यादा U-235 उतना ज़्यादा ताकतवर यूरेनियम। अगर 3 से 5% एनरिच्ड है तो बिजली घर में काम आता है। अगर 20% है तो रिसर्च के लिए है। अगर 60% एनरिच्ड हो गया है तो आप इसको वेपन ग्रेड के करीब ला सकते हैं, यानी इससे आप असलहा बनाने की तरफ जा सकते हैं। अगर 90% आपने इसको एनरिच्ड कर लिया है तो फिर ये अपने आप में एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 440 से 450 किलोग्राम यूरेनियम जो 60% एनरिच्ड है। ये कितना है? तकरीबन 1000 पाउंड। अगर इसे थोड़ा और प्रोसेस करें तो 10 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये यूरेनियम कहाँ है?
मार्च 2026 में IAEA के जो चीफ हैं राफेल ग्रोसी, उसने कहा था ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ईरान्स 60% एनरिच्ड यूरेनियम वाज स्टोर्ड इन अ टनल कॉम्प्लेक्स एट इस्फहान एंड इज प्रोबेबली स्टिल देयर। यानी ईरान ने 60% अफजूदा यूरेनियम का तकरीबन आधा हिस्सा इस्फहान के एक सुरंग की टनल कॉम्प्लेक्स में रखा है और शायद ये अभी भी वहाँ है। इस्फहान कहाँ है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ये ईरान का एक शहर है सेंट्रल ईरान में। यहाँ ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी में जो है वो सुरंगें हैं, टनल्स हैं। इन सुरंगों के अंदर यूरेनियम रखा जाता है और ये सुरंगें ज़मीन के 300 फीट भी नीचे तक जाती हैं। अमेरिका का बॉम्ब इन सुरंगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ये इतनी गहरी। इसलिए जून 2025 में जब अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला किया, इस्फहान की जो सुरंगें हैं वो बच गई थी और वहाँ पड़ा यूरेनियम भी बच गया था। अब समझिए 3 से 4 अप्रैल को क्या होता है। अमेरिकन फोर्सेस ने ईरान के अंदर एक एयर स्ट्रिप बनाया। इसे फॉर्प कहते हैं, FARP फॉर्प। FARP फॉर्प का पूरा मुकफ़्फ़फ है फॉरवर्ड आर्मिंग एंड रिफ्यूलिंग पॉइंट। आसान जुबान में समझिए, आगे की जगह जहां हथियार दिए जाते हैं और फ्यूल भरा जाता है। ये एक टेम्परेरी बेस होती है। होता क्या है, दुश्मन की जमीन पे इसको बनाया जाता है, चुपके से एक छोटा सा रनवे बनाया जाए, वहां पे जहाज उतारे जाएं, फ्यूल भरो, हथियार लोड करो, फिर मिशन पे जाओ। और फॉर्च्यून की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन फोर्सेस ने ये फॉर्प बनाया एक अबैंडन्ड एग्रीकल्चर एयर स्ट्रिप पे। आप समझ रहे हैं, यानी जो खेती बाड़ी के लिए, जो किसी इलाके में जहाज को उतारने के लिए जो एक रनवे बनाया जाता है, वहां पर ये एयर स्ट्रिप कहाँ थी दोस्तों, अभी बड़ा समझना ज़रूरी है। इससे आपको IRGC के क्लेम का अंदाज़ा होगा। ये जो एयर स्ट्रिप हवाई पट्टी है, ये है जनूबी इस्फहान में, शहराजा सिटी से 14 मील आगे। अब यहाँ पर एक और बात को समझना ज़रूरी है। ये एयर स्ट्रिप, ये जो पट्टी है, फ़ज़ाई पट्टी, इस्फहान के न्यूक्लियर फैसिलिटी की सुरंगों से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 25 किलोमीटर। अगर गूगल मैप्स पे आप देखें तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, आपके सामने आ गए हैं, 32.585522 डिग्री नॉर्थ, और फिर ईस्ट के कोऑर्डिनेट्स भी आपके सामने। ये वही जगह है जहां पर बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई, जिसमें एक ट्रक दिखाई दे रहा है 18 कंटेनर्स के साथ, जो शायद यूरेनियम ले जा रहा है। मतलब अमेरिकन फोर्सेस ने जो फॉर्प है वो वही बनाया जहां से यूरेनियम की सुरंगें सिर्फ 25 किलोमीटर दूर हैं। अब यहां पर उठता है सवाल, अगर मकसद सिर्फ एक पायलट को बचाना था तो 2 C-130 जहाज क्यों भेजे गए? C-130 अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूं, ये एक बहुत ही बड़ा कार्गो प्लेन होता है। एक C-130 60 से 70 फौजी उठा सकता है, 2 C-130 120 से 140 फौजी ले जा सकते हैं। एक पायलट बचाने के लिए 140 फौजी क्यों चाहिए हैं? एक एनालिस्ट ने लिखा है, समथिंग अबाउट दिस F-15 क्रू रेस्क्यू डजंट एड अप। मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है। वाई वुड वन नीड C-130 which carry 60 to 70 troops for rescuing 1 or 2 air crew? मतलब C-130 चाहिए आपको, 60 से 70 लोग चाहिए एक या दो बंदों को बचाने के लिए। इट लुक्स मोर लाइक स्पेशल फोर्सेस वर इन अ टेम्परेरी बेस विद C-130। लग ये रहा है कि ये स्पेशल फोर्सेस एक टेम्परेरी बेस पर उतरी थी। दिस, आगे वो लिखते हैं, दिस इज खुजिस्तान माइट बी अ ग्राउंड इंसर्शन फॉर एन ऑपरेशन इन्वॉल्विंग ईरान्स ऑयल फैसिलिटीज। उनका भी मानना है कि ये शायद ईरान की जो तेल की फैसिलिटीज हैं उन पर, उनको अटैक करने के लिए हो। अब हम जानते हैं दोस्तों कि ये खुजिस्तान नहीं है, ये इस्फहान है, और इस्फहान में तेल की फैसिलिटीज नहीं है बल्कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज है। मतलब क्या अमेरिकन फोर्सेस ने यूरेनियम निकालने का नाकाम प्लान बनाया था? अब दोस्तों ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट ने 1 अप्रैल 2026 को एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में क्या लिखा था? वो कहते हैं, द यूएस मिलिट्री हैज गिवन द प्रेसिडेंट अ प्लान टू सीज नियरली 1000 पाउंड्स ऑफ हाईली एनरिच्ड यूरेनियम इन ईरान। अमेरिकन फौज ने प्रेसिडेंट को, ट्रंप को, एक प्लान दिया है जिसका मतलब यह है कि ईरान से तकरीबन 1000 पाउंड हाईली एनरिच्ड यूरेनियम कैसे छीना जाए। द प्लान वुड इन्वॉल्व फ्लाइंग इन excavation equipment and building a runway for cargo planes to take the radioactive material out। ये 1 अप्रैल को ऑलरेडी प्लान दे चुकी है अमेरिकन फौज
कि हम करेंगे क्या, हम खोदने का सामान, एक्सकेवेशन इक्विपमेंट लेकर जाएंगे साथ, और एक रनवे बनाया जाएगा ताकि कार्गो प्लेन्स से वहाँ पर जो है वो जो रेडियो एक्टिव माल है, जो एटमी माल है, वो वहाँ से निकाला जाए। अमेरिका का प्लान था पूरे का पूरा। अब दोस्तों यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी एक मैगजीन है, वो क्या लिखता है, वो कहता है द यूनाइटेड स्टेट्स वुड लाइकली नीड टू क्रिएट अ मेकशिफ्ट एयर स्ट्रिप। इस हमले से पहले फॉरेन पॉलिसी लिख रहा है कि अमेरिका को एक एहतियाती तौर पे एक टेम्परेरी फ़ज़ाई पट्टी, हवाई जहाज़ की पट्टी या एयर स्ट्रिप बनाना पड़ेगी। और 3 से 4 अप्रैल को अमेरिका ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने एक अबैंडन्ड गुमनाम एग्रीकल्चर स्ट्रिप पे फॉर्प बनाया, C-130 जहाज़ उतारे, स्पेशल फोर्सेस अंदर भेजे गए, लेकिन ईरान घात लगा के बैठा था। उसको मालूम था ये हो रहा है और ये ऑपरेशन बुरी तरह फेल हो गया। इसका नतीजा जो निकला वो आपके सामने है दोस्तों। अब ईरान का क्लेम ये है, IRGC ने क्या कहा है, उनका दावा है कि उन्होंने 2 C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स तबाह किए, 4 MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर्स तबाह किए, 4 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स तबाह, 2 MQ-9 रीपर ड्रोन्स तबाह, टोटल 12 जहाज तबाह किए हैं और $200 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान दिया है अमेरिका को। अमेरिका कहता है कि उन्होंने खुद अपने जहाज़ तबाह किए ताकि ईरानी हाथों में न जाएं, लेकिन ईरान कहता है कि और खातमुल अंबिया के जो स्पोक्स पर्सन है इब्राहिम जुल्फ़िकारी, उन्होंने कहा है द सो कॉल्ड US मिलिट्री रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान्ड एज अ डिसेप्शन एंड एस्केप मिशन एट एन अबैंडन्ड एयरपोर्ट इन सदर्न इस्फहान अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ रिकवरिंग द पायलट वाज कंप्लीटली फॉइल्ड। यानी हमने इनका जो प्लान है वो नाकारा बना दिया था। सवाल ये है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप इतना सामान, इतने जहाज़ ईरान में लेके घुसे, आपके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं था और फिर आपको अपने जहाज़ वहाँ पे जलाना पड़े। ये बात समझ में आती है आपके? ईरान कह रहा है कि कोई पायलट रेस्क्यू नहीं हुआ, हमने मारा है तुम्हें। अब ज़रा समझिए, ट्रंप को इसी बात का तो गुस्सा था। कल बेला अगर आपने मेरा वीलॉग देखा हो, अगर पायलट बच गया तो ट्रंप खुश होना चाहिए था, इस बात को अपनी जीत बना के प्रेजेंट करना चाहिए था, लेकिन वो गुस्सा है, वो गालियां दे रहा है। वो कह रहा है ओपन द स्ट्रेट यू क्रेजी बास्टर्ड्स। ईरानियों को क्रेजी बास्टर्ड्स कह रहा है। अगर ऑपरेशन कामयाब था तो फिर ये क्या है? ट्रंप ईस्टर संडे को 5 अप्रैल को विक्ट्री डिक्लेयर करता ना, अपनी जीत का जश्न मनाता। वो कहता हमने ईरान का यूरेनियम छीन लिया, अब ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बन सकता, मिशन अकम्प्लिश्ड, मैं जीत गया, खत्म। लेकिन ऑपरेशन फेल हो गया। ट्रंप को फेस सेविंग के लिए जो एक जीत चाहिए वो उसको नहीं मिली, यूरेनियम नहीं मिला, 200 मिलियन के जहाज तबाह हुए वो अलग, और ट्रंप बगैर कामयाबी के डेडलाइन के सामने खड़ा है। इसलिए वो चीख रहा है, इसलिए वो धमकी दे रहा है ट्यूसडे विल बी द पावर प्लांट डे, क्योंकि यूरेनियम वाला प्लान खत्म हो चुका है। अब वो सिर्फ तबाही कर सकता है, जो कि उसके हाथ में शायद वो भी नहीं लग रही। अब हम आते हैं वापस उसी रात, 5 से 6 अप्रैल के दरमियान की रात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पूरी रात फोन पर है। एक तरफ JD वैंस और स्टीव विटकॉफ अमेरिका की तरफ से हैं, दूसरी जानिब अब्बास अरागची ईरान की तरफ से हैं। रॉयटर्स ने इसको रिपोर्ट किया है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात हो रही है, यानी ये अगर इस मुआहदा हो जाता है तो इसको इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जाएगा। ये 2 मरहले में प्लान तश्कील पाएगा। पहला मरहला फौरन जंगबंदी, इमीडिएट सीज़फायर, कम से कम 45 दिन के लिए वक्फा होगा। दूसरा, हुर्मुज़ की जितनी भी शारह है, वो जो इलाका है उसका हुर्मुज़ का है, वो अभी नहीं खुलेगा। यूरेनियम का जो मसला है कि अभी हल नहीं होगा, लेकिन सिर्फ उसको रोक दिया जाएगा। दूसरा मरहला 15 से 20 दिन की मुज़ाकरात के दरमियान हुर्मुज़ की शाराहें खुलेंगी, न्यूक्लियर प्रोग्राम का फैसला होगा, सैंक्शंस जो है उनमें रिलीफ मिलेगा ईरान को, और जो उनके फ्रीज्ड एसेट्स हैं वो ईरान को वापस मिलेंगे। मतलब ईरान को 2 सबसे बड़ी ताकतें जो हैं, हुर्मुज़ और यूरेनियम, वो पहले मरहले में उसकी सेफ हैं। अब दूसरे मरहले में दोस्तों अगर सब कुछ ठीक रहा तब ईरान को ये 2 चीज़ें, यूरेनियम और हुर्मुज़, सरेंडर करना पड़ेंगी। ये प्लान ईरान के लिए फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि 45 दिन का वक्फा अमेरिका के लिए भी वक्फा है, लेकिन 45 दिन में ईरान क्या करेगा? वो अपनी हवाई दिफा को, एयर डिफेंस को मजबूत कर सकता है, मिसाइल की सप्लाई दुरुस्त कर सकता है, यूरेनियम और जो है वो गहरी जगह पर ले जाकर छुपा सकता है। अब ये सीज फायर नहीं है दोस्तों, ये बेसिकली तैयारी का वक्त होगा दोनों के लिए। लेकिन ईरान का जवाब ज़रा सुनिए, जो ईरान ने जवाब दिया। 6 अप्रैल को एक सीनियर ईरानी ऑफिशियल ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान डज नॉट एक्सेप्ट बीइंग प्रेशर्ड टू एक्सेप्ट डेडलाइंस।
आप ईरान को डेडलाइन कबूल करने के लिए दबाव में नहीं ला सकते। ईरान वॉन्ट रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन एक्सचेंज फॉर अ टेम्परेरी सीज फायर। एक टेम्परेरी सीज फायर, वक्ती तौर पे एक सीज फायर है जिसके लिए ईरान बहर हुर्मुज़ कैसे किसी के हवाले कर सकता है। आगे वो कहते हैं वाशिंगटन इज नॉट रेडी फॉर अ परमानेंट सीज फायर। वाशिंगटन एक मजबूत सीज फायर या एक मुकम्मल सीज फायर के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। मतलब ईरान ये कह रहा है कि हम वक्ती सुलह नहीं चाहते, हम दायमी सुलह चाहते हैं, और अमेरिका दायमी सुलह के लिए तैयार नहीं है, तो वो डील क्यों करे। और फिर पासदाराने इनकलाब नेवल कमांड ने क्या पोस्ट किया, वो कहते हैं द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ विल नेवर रिटर्न टू इट्स फॉर्मर स्टेट स्पेशली फॉर द यूएस एंड इजराइल। मतलब बहर हुर्मुज़ की जो शारा है वो कभी भी अपनी पुरानी हालत में वापस नहीं लौटेगी, खासकर अमरीका और इसराइल के लिए। The IRGC Navy is completing operational preparations for the Iranian authorities' declaration plan for a new Persian Gulf order. IRGC Navy ईरानी हुक्मरानी के नए खलीज फारस के निज़ाम के ऐलान के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रही है। ये एक नया ऑर्डर तश्कील पा रहा है। मैं पहले अपने कई व्लॉग्स में आपको कह चुका हूँ, बहर हुर्मुज़ ख़त्म है, नया निज़ाम आ रहा है। ये बात सिर्फ बहर हुर्मुज़ की नहीं है, और इस नए निज़ाम में अमेरिका का कंट्रोल नहीं होगा, बेसिकली ईरान ये कह रहा है। अब दोस्तों आखिरी तस्वीर की तरफ नजर दौड़ाइए। 6 अप्रैल की डेडलाइन ख़त्म होने वाली है। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो ख़त्म हो चुकी हो। 2 रस्ते, इस्लामाबाद अकॉर्ड पहला रास्ता, जंग बंदी हो जाए, 45 दिन का वक्फा मिले, फिर मुज़ाकरात हो, शायद सुलह भी हो जाए। लेकिन जो सालिस हैं, मीडिएटर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं? एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक द चांसेस ऑफ रीचिंग इवन अ पार्शियल डील इन नेक्स्ट 48 आवर्स आर स्लिम। अगले 2 दिनों में, 48 दिनों में आधी डील होना भी मुश्किल है। रास्ता नंबर 2, पावर प्लांट डे। ट्यूसडे को, मंगल को बिजली घर गिराए जाएंगे, ट्रंप तबाही में फैलाएगा, पुल तबाह किए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर राख हो जाएगा, जंग तेजी से आगे बढ़ेगी, एस्केलेट हो। ट्रंप कहता है इफ दे डोंट मेक अ डील आई एम ब्लोइंग अप एवरीथिंग। अगर वो डील नहीं करते मैं सब कुछ उड़ा दूंगा। मतलब अगर डील नहीं हुई तो सब कुछ उड़ा देगा। यानी पहले ये कहा जा रहा था कि हम ईरानी लोगों को आज़ादी दिलाने आए, अब वो कह रहा है कि मेरी बात अगर नहीं मानी गई तो मैं पूरे का पूरा ईरान ही ख़त्म कर दूंगा। लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी IRGC के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जवाब क्या दिया? वो कहते हैं समला, ये खूबसूरत जुमला है, और यही जुमला बेसिकली इमाम हुसैन ने कहा था यजीद के हवाले से। ये जुमला कहते हैं कि someone like us will never come to terms with someone like you, not now, not ever। वो कहते हैं मुझ जैसा तुझ जैसे के आगे नहीं झुकेगा। ये इमाम हुसैन ने कहा था ना कि मुझ जैसा, यजीद को कहा था, तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। ये बेसिकली कहा तो इब्ने ज़ियाद को था, लेकिन पैगाम यजीद तक पहुंचा था। सो आगे वो कहते हैं एनी सीज फायर प्रपोजल इज ड्रेसिंग अप योर डिफीट एज एन एग्रीमेंट। हर जंगबंदी की जो तजवीज़ है वो तुम्हारी हार को रिप्रेजेंट कर रही है, वो दिखा रही है कि तुम हार रहे हो। ये अमेरिका को कह रहा है। तो अब सवाल ये है, जो मैसेजेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के फ़ोन्स पे आ रहे हैं वो क्या तारीख़ बदल पाएंगे, या फिर जो बयान ईरानी टीवी पे चल रहा है वो जीतेगा? अगर टेक्स्ट जीत गए, ईरान को अपनी फ़ौज की बात जो है वो गलत साबित करना पड़ेगी। अगर टीवी जीत गया तो डेडलाइन ख़त्म होगी और फिर वो मंगल वाला दिन जो है वो आ जाएगा। ईरान के पास 450 किलोग्राम यूरेनियम है, ईरान के पास हुर्मुज़ का कंट्रोल है, ईरान युआन में टोल वसूल कर रहा है, ईरान मुआवजा मांग रहा है बाकी मुल्कों से और जाने दे रहा है। ईरान की फ़ौज ने अभी भी नया खलीज फारस का एक निज़ाम का ऐलान किया है। जो मुल्क स्टीव विटकॉफ का टेक्स्ट मैसेजेस के दूसरे सिरे पर है ना दोस्तों, वो सरेंडर की बात नहीं कर रहा है, वो अपनी शर्तें रख रहा है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या 45 दिन की खामोशी उस चीज़ से ज़्यादा कीमती है जो मंगल को होने जा रही है? इस पे आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स को मैं अपनी वीडियोस में, अपने तज्जियों में शामिल करता हूँ। और हाँ, हमारे काम को अप्रिशिएट करने के लिए एक काम ज़रूर कीजिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर Facebook पे आप लाइव बात करना चाहते हैं, जहाँ पे मैं अक्सर लाइव आता हूँ और आपसे मुलाकातें होती हैं, बड़ी मज़े की गपशप होती है, तो Facebook पेज को सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना, आपने फॉलो भी करना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन। अल्लाह ने के बाद।